वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पहले की वीडियो की प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, उसके लिंक से आप देख सकते हो। अब हम निकालना सीखते हैं वर्गमूल की वर्गमूल क्या होता है। अभी तक हमने वर्ग निकालना सीखा था। वर्ग क्या था? दो संख्याओं का आपस में गुना होना। जैसे x मान लो एक संख्या है, x दूसरी संख्या है, इन दोनों को आपस में गुना करके जो हमारा ये नंबर आएगा पूरा का पूरा, ये हमारा वर्ग होता है। ठीक है, अब हम निकालना सीखेंगे वर्गमूल क्या होता है, कैसे इसको हम वर्गमूल क्या होता है और किस किस वीडियो से निकालते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 यानी 49 वर्ग सेंटीमीटर है। बताइए इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एक वर्ग होता है, वर्ग की क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो सभी भुजाएं हैं, जैसे मान लो इसके कोने ABCD हैं, चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है और 90 डिग्री का कोण होता है। इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये गुना ये भुजा गुना ये भुजा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये एक है तो ये एक है, ये दो है तो ये दो है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? या तो एक गुना एक निकलेगा, अगर दो दो है तो दो गुना दो निकलेगा। तो यानी ऐसी कौन सी हमारी संख्या है जिनको आपस में गुना करके हमें 49 मिलेगा? तो इसमें कौन सी है? हमारी 7 है। 7 गुना 7 वो हमें 49 मिलता है। तो इसकी एक जो भुजा है उसकी लंबाई क्या मिलेगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही चीज़ ने आगे बता रखा है कि हमें ज्ञात है 7 गुना 7 49 या 7 का वर्ग हमारा 49 है। अतः 49 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर। हम कहते हैं कि 49 का वर्गमूल 7 है। कि ये क्या समझा रखा है? यदि y बराबर है x² तो y का वर्गमूल x है। इसका क्या मतलब है? हमें 49 कैसे मिला है? हमें मिला है 7 को 7 से गुना करने पर। जो 7 से गुना है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 के जो ऊपर है हमने घात जो 2 चढ़ा दी। इसका मतलब होता है कि 7 को हमने आपस में 2 बारी गुना कर रखा है, यानी 7 को हमने 7 गुना 7 किया है, यानी 2 बारी हमने आपस में इस नंबरों को गुना किया है। तो अगर कोई संख्या 49 किसका 7 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? अंदर की जो संख्या 7 जो है ये होगा हमारा वर्गमूल। ठीक है, यानी ये y है, ये हमारा x का वर्ग, x यहाँ पे 7 है तो 7 हमारा इस वाली संख्या का वर्गमूल होगा। अब जैसे 64 का वर्गमूल क्या है? किन दो संख्याओं को आपस में गुना करने पर 64 मिलता है? तो आप करके देखेंगे। 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, यानी 64 हमें मिलता है 8 और 8 को गुना करने पर। यानी 8 के ऊपर जो घात है वो 2 है, 8 का पावर चढ़ा रखी है, तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 8। हमें यही चीज़ समझा के हमें ज्ञात है 8 गुना 8 64 होता है, अतः 64 का वर्गमूल 8 है। अगर हम 8 के बजाय घटा का 8 और घटा के 8 के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या मतलब है कि अगर हम घटा का 8 और घटा के 8 को गुना कर दे तो क्या होगा? आपको पता है जब दो घटा की संख्याएं आपस में गुना करते हैं तो वो बन जाती है जमा। जब दो संख्याएं घटा की, ये मैं आपको नियम बता देती हूँ, अगर हम जमा की संख्याओं को आपस में गुना करें, दोनों जमा है तो हमारा उत्तर जमा आता है। अगर एक जमा है एक घटा है, ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आएगा घटा में आएगा। अगर दोनों संख्याएं जो घटा में है उनको गुना करेंगे तो उत्तर जो है जमा में आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर अपोजिट यानी उल्टे चिन्ह है तो उत्तर घटा का आएगा, और अगर दोनों एक जैसे चिन्ह है तो उत्तर हमारा जमा में आता है। तो अब दोनों घटा के हैं तो उत्तर जमा हो गया, और हमने 8 और 8 को 64 किया तो 64 भी जो है वो घटा 8 का वर्ग बन रहा है। तो यानी 64 का वर्गमूल घटा 8 भी हो सकता है। हम 64 देख के नहीं बता सकते कि ये घटा 8 का वर्गमूल है कि जमा 8 का वर्गमूल है। तो यानी 8 का जो अगर हम वर्ग करें वो भी 64 होगा, और घटा के 8 का वर्ग करें वो भी 64 होगा। तो अतः 64 के वर्गमूल जमा 8 और घटा 8 है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल 2 पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी जो भी हमारा वर्ग है अगर उसको वर्गमूल लेंगे तो एक जमा का और एक घटा का आएगा।
जैसे अगर हमने यहाँ पे 64 बी लिया था, 49 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो जमा का 7 होगा और घटा का 7 होगा, जिसको हम जमा घटा 7 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर समझा रखी है। इसमें से एक धनात्मक यानी जमा वाली संख्या तथा दूसरी ऋणात्मक संख्या यानी घटा वाली होती है। किसी संख्या का वर्गमूल किस चिन्ह से दिखाया जाता है, कैसे दिखाएंगे, एक तो छोटी सी लाइन ऐसे, एक लंबी लाइन और फिर उस संख्या को ढक लेना, ये निशान है वर्गमूल का। वर्गमूल चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए 64 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा, जमा का 8 भी हो सकता है, घटा का 8 भी हो सकता है। इसी तरह 100 का क्या हो जाएगा, जमा का 10 भी, घटा का 10 भी। ठीक है, ध्यान दीजिए 8 का अगर हम 64 यानी 64 को हमने 8 का वो लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, 8 का वर्ग लिया, 64 के बजाय हमने 8 का वर्ग लिख दिया, फिर इसका वर्गमूल लिखा, उसका मतलब भी जमा घटा 8 यानी 10 का अगर हम 100 के बजाय 10 का वर्ग लिख देते हैं फिर वर्गमूल लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई संख्या x है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी एक दूसरे को काट देगा। ये वर्गमूल है, ये वर्ग है, तो संख्या बाहर निकल जाएगी x, लेकिन ये जमा भी हो सकती है, घटा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे स्पेशल ध्यान देना है। और व्यापक रूप से वही चीज़ बता रखा है कि अगर हम n का वर्ग और उसका वर्गमूल ले लें तो जमा घटा दोनों होगा। फिर कहते हैं इस अध्याय में हम केवल धनात्मक वर्गमूल पर विचार करेंगे, हम अभी नेगेटिव पर यानी ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अब बताता है यदि 327 और 576 जैसी कोई संख्या दी गई है तो हमें कैसे ज्ञात होगा पूर्ण वर्ग। अभी छोटी में तुम गुना करके देख लिया, इतनी तो हमें याद नहीं होगी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वर्ग है या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो एक तो हमने तरीका सीखा हुआ था कि हम उससे घटाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो भाई जो हमारी विषम संख्याएं हैं एक से स्टार्ट कर भी 327 घटा 1 जो भी उत्तर आएगा घटा 3 घटा 5, एक तरीका हमारा ये भी है। दूसरा तरीका भी है, हमें ज्ञात है यदि पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 6 5 0 के युग्मों पर समाप्त होती है, परंतु यह निश्चित ही नहीं यदि कोई इस गुण को संतुष्ट करेगा तो वह वर्ग ही होगा। क्या मतलब है, जब हमने यहाँ से वर्ग सीखा था तो हमने पाया था, वर्ग करना सीखा था जिसके पीछे 0 1 और क्या था और 4 5 6 और 9, 1 2 3 4, हाँ, जो 0 पे 1 पे 4 पे 5 पे 6 पे 9 पे ख़त्म होगा तो वो वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई संख्या पीछे ख़त्म हो रही है 2 पर 3 पर 7 पर और 8 पर, तो वो 100% डेफिनेटली निश्चित रूप से वर्ग नहीं होगी। क्या होगी, वर्ग नहीं होगी। तो अब जैसे 2 का पूछ रहा है ये यहाँ पे 2 पर जैसे 527 पूर्ण संख्या ये रहा, अब 327 576, तो 27 जो है वो 100% किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि ये 7 पर ख़त्म हो रही है और 7 जिस पर ख़त्म हो रहा है वो किसी का वर्ग नहीं होता। तो सबसे पहले आप इकाई वाली संख्या देखो किस पर ख़त्म हो रहा है। हाँ, ये 6 पर ख़त्म हो रहा है, तो 6 की गारंटी नहीं है कि वो होगा कि वर्गमूल या नहीं होगा, मतलब कि वो किसी का वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा, इसको हम चेक करेंगे दूसरे तरीक़ों से। 327 की गारंटी किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिखाई गई थी। हमें ज्ञात है कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 6 या 5 और 0 के युग्मों पर समाप्त होती है, परंतु यह निश्चित नहीं यदि कोई गुण को संतुष्ट करे तो वर्ग है या नहीं है। वही चीज़ बताई कि इस पर जो ख़त्म हो रहा है हमें पक्का नहीं पता वर्ग होगा या नहीं होगा। हाँ, जो 2 3 7 8 पर ख़त्म होगा ये पक्का वर्ग नहीं होगा। इसका क्या तरीका है, हम सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को क्रम को सूचीबद्ध कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि 576 इनमें से है या नहीं है। यानी आप सबके वर्ग निकालो, सबसे लंबा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए क्या करके देख लेते हैं, जो जिनकी गुनाएं आसान होती है, यानी 10 गुना 10 हमें पता है 100 होता है, यानी हम 576 का चेक कर रहे हैं, ये काफ़ी कम है। फिर हमने 20 गुना 20 देखा, कितना है, 2 दूनी 4 400। फिर हमने 30 गुना 3 देखा, कितना है, 3 3 और 900। यानी जो हमारा जो इसका वर्गमूल बनेगा, ये किसका वर्ग बनेगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, है ना।
क्योंकि 400 और 900 के बीच में है, तो इसका जो वर्ग, जिसका जो वर्गमूल या जिसका वर्ग बनेगा वो 20 और 30 के बीच में बनेगा। अब इसके पीछे 6 है, अगर हम 21 गुना 21 चेक करें, 20 के बाद 21 आता है, हमें पता है पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो पीछे 1 आएगा, लेकिन हमें तो 6 चाहिए तो हम 21 वाला भी कैंसिल कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 22 गुना 22 चेक करेंगे, इसके पीछे कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4 आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। फिर हम किसको चेक करेंगे, 23 गुना 23 चेक करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे तो पीछे इकाई वाली संख्या 9 आएगी, वो भी नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, 24 गुना 24 करेंगे, पीछे क्या आया, 4 चौक 16, हाँ ये हो सकता है कि ये इसका वर्ग बने। अब इसी संख्या को हम गुना करके देख लेंगे। अगर हम 24 को 24 से गुना करते हैं क्या बनेगा, 4 चौक 16, हाथ से लग गए, 4 दूनी 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, हाथ से लग गया 576। तो ये भी एक चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, हम चेक करते चलेंगे। इसमें हमने 20 पे 400 देखा, 21 चेक कर लिया, नहीं, अब पूरा देखो हमने गुना करके नहीं देखा है, सिर्फ हमने स्मार्ट तरीके से हिंट लिया है। 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, आदि के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक 576 या उससे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। ये तो चलो 576 आ गया, अगर संख्या इससे बड़ी हो जाती 576 तक तो भी हमें पता चल जाता वो किसी का वर्ग नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसी तरह 22 का जो वर्ग है 400, 21 का इसने पूरा गुना करके दिखाया है। हम स्मार्ट काम करेंगे, हम पूरी गुना नहीं करेंगे, 22 का नहीं है, 23 का नहीं है, ये देखो 24 का बन रहा है। यद्यपि ये प्रतिक्रिया बड़ी संख्याओं हेतु उपयुक्त नहीं है, यानी कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए 1 3 5 7 8 9, भाई कब तक गुना करके देखेंगे आप, तो ये बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए इसमें आसानी नहीं होती। दूसरा तरीका याद हमने क्या सीखा हुआ था, स्मरण कीजिए कि प्रत्येक वर्ग संख्या में 1 से आरंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 81 पर विचार कीजिए, 81 में से 1 घटाए 80, फिर हमने घटा का 3 किया 77, घटा का 5 किया 72, घटा 7 किया 65, घटा 9 किया 56, घटा 11 किया 45, घटा 13 किया 32, घटा 15 किया 17 और 17 में से गया 0। और कितनी बारी घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी ये 9 का जो वर्गमूल है 9 का है ये। ठीक है, ये हमने सीख लिया था, लेकिन ये भी बड़ी संख्याओं के साथ कामयाब नहीं देगा। 81 में से हमने 1 से आरंभ करके क्रमागत विषम संख्या उत्तरोत्तर रूप से घटाई जब तक कि 9वें चरण में शेषफल 0 नहीं हो गया, अतः 81 का वर्गमूल 9 है। क्या हम इस विधि के माध्यम से 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, परंतु इसमें अधिक समय व्यतीत हो जाए, कब तक घटाते जाओगे, परेशान हो जाओगे, यानी ये बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं 23 बार 24 बार पता नहीं कितनी बार घटाना पड़े। हम जानते हैं कि किसी भी एक पूर्णांक को स्वयं से गुना करने कर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, कि किसी भी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमें एक वर्ग मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग। क्या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड उसके पूर्ण वर्ग के निर्धारण में हमारी सहायता करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा ये हम देखते हैं। हाँ, यदि हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को 2 समान भागों में बांट दें तो किसी भी भाग के अभाज्य गुणनखंडों की गुना संख्या का वर्गमूल दर्शाते हैं, यानी उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उनके जोड़े बना देंगे। ठीक है, फिर दोनों में से एक एक ले लेंगे और हमारा उनकी गुना आपस में उनका वर्गमूल बन जाएगी। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे 324 को हम चेक कर रहे हैं। अब 324 का जब भी अभाज्य गुणनखंड होता है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है हम यहाँ से स्टार्ट करें। पीछे 4 है तो 2 से भाग होगा, कितना होगा, कितने पे जाएगा ये, 2 एकम 2 और कितने 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब कितने पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 3 पे कितने पर जाएगा, 3 दो नीचे 3 सत्ते 21, 3 पे गए 3 निम 27, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड 324 के क्या बन गए, 1 2 बारी तो 2 है और 1 2 3 4 और 4 बारी 3 है। ठीक है, 324 को हम इन अभाज्य गुणनखंडों की गुना में लिख सकते हैं। फिर हमने इसको 2 समूह में बांट दिया, यानी 1 2 यहाँ लिख दिया,
एक 2 हमने इधर लिख दिया, एक 3 यहाँ लिखा, एक 3 यहाँ लिख दिया, एक 3 यहाँ लिखा और एक 3 यहाँ लिख दिया, यानी 2 समूह में बांट दिए। फिर इन दोनों समूहों में से हमने एक समूह ले लिया, 2 गुना 3 गुना 3 यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18 यानी 324 जो है वो 18 का वर्ग है, या 324 का वर्गमूल जो है वो 18 है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। या युग्म कैसे भी बना सकते हैं, 2 2 का एक जोड़ा, या आसान रहते 3 3 का जोड़ा, और एक 3 3 का जोड़ा भी, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक 2 यहाँ इस जोड़े से ले लिया, एक 3 इस जोड़े से ले लिया, एक 3 इस जोड़े से ले लिया, और इनको आपस में गुना किया, हमारा 18 आ गया। तो यानी 324 18 का एक वो है इसका वर्गमूल, यानी 324 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है। अब जैसे आप 156 को चेक करते हैं, हम अगर 156 का वो निकालें, 2 से भाग होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर हमने 2 से किया, कितना हो गया, 2 3 6 और 2 9 18, 3 से किया 13, 13 खुद एक भाज्य संख्या है, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 2 1 2 ये 1 2 ये, फिर 3 और 13। ठीक है, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 2, क्या इसमें हम जोड़ा बना सकते हैं, इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इनका तो जोड़ा नहीं बन रही है, अकेले अकेले है, तो 156 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इसका कोई गुणनखंड, इसका कोई हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया। अब आगे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके ज्ञात कीजिए 1156 और 2800 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हम ये करके देखते हैं। हम पहले करते 1156 का। दो से करेंगे पहले, पीछे 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16। फिर हम 2 से करेंगे, पीछे 2 है इसके, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है भाई, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 4 जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 8 9, ये अब जाएगा सीधे 17 से। ठीक है, क्योंकि 17 17 ही जाए 289 होता है, तो ये 17 आ गया, और ये फिर 17 एकम 17। ठीक है, तो आखिर में ये देखो जोड़े बन रहे। अगर हम 1156 को लिखते हैं तो हम कैसे लिख रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 17 गुना 17। अब यहाँ देखो, एक तो हमारा जोड़ा ये बन गया, एक हमारा जोड़ा ये बन गया, इसमें से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से 2 ले लेंगे, एक यहाँ से 17 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक हमने 2 लिया, एक यहाँ पे हमने 17 ले लिया। जब हम 1156 का अब वर्गमूल निकालेंगे तो इन दोनों को नीचे ले लेंगे, 2 गुना 17, ऊपर का हम 2 हटा देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34। ये हमारा पूर्ण वर्ग है, तो हाँ लिखेंगे 1156 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, दूसरा हमें क्या चेक करना था, 2800। 2800 को करते हैं चेक। 2800 के हम वो बनाते हैं, 2 से किया, 2 एकम 2, 1400 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 7 14, 0 हो गया। फिर हमारा 2 से जा रहा है, ये 350 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 175 हो गया। फिर जब हम 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 से ये 15 और 5 सत्ते 35, 37 हो गया। ठीक है, और नहीं, 5 से ये 15, सॉरी हाँ गलती कर गई, 5 से ये 15, वो ठीक मज़ा से नहीं आ रहा था, 5 5 35, ये 35 हो गया। फिर 5 से किया, 5 7 और 7 और 1। अब जब हम 2800 को अभाज्य गुणनखंड के जोड़े में लिखते हैं तो 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास 2 के आ गए, 2 हमारे पास 5 के आ गए, और 1 आ गया 7। अब ये देखो, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का कोई जोड़ा नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, 2800 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे जोड़े आने चाहिए। ठीक है, ये अभाज्य, ये सबसे बढ़िया तकनीक होती है वर्गमूल निकालने के। जब आप बड़े हो जाओगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे, तब ये काम बड़ी आती है।
अब हम और क्या तरीका कर सकते हैं, हम निकटतम ज्ञात पूर्ण वर्गों को देखकर अंतराल को सीमित करके बड़े पूर्ण वर्गों के वर्गमूल का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमने अब उसी तरीके से यहाँ किया था ना, कौन से वाला किया था, ये वाला जो तरीका अपनाया था कि हमने देखा था 20 का कर लिया, 21 का कर लिया, 22 का कर लिया, तो हम इस तरीके को फिर दोबारा ये सिखा रहा है। उदाहरण के लिए अगर हमें 1936 ज्ञात करनी तो निम्न प्रकार का तर्क कर सकते हैं। 1936 यानी हमने देखा था 30 का, हमने देखा था क्या हुआ था, ये देखो 30 गुना 30 कितना आ गया था 900। हमें देखना 1936 का 40 गुना 40 का देखो कितना आया 1600 आ गया। और हम 40 के बाद 50 आता है, 50 गुना 50 करो कितना, 50 पचे 25, यानी इन दोनों के बीच में हमारा जो उत्तर है 40 और 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे इसका वर्गमूल है हमने ये तो पता लगा दिया 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, तो ये इसने निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि 40 का वो हो गया 1600 और 50 का 2500, यानी हमारा वर्गमूल जो है 50 से छोटा होगा और 40 से बड़ा होगा। 1936 का अंतिम अंक 6 है, अतः वर्गमूल का अंतिम अंक 4 या 6 होना चाहिए। यानी देखो 40 अगर हम 41 गुना 41 करेंगे 1 1 आ जाएगा, 42 गुना 42 करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, हमें तो चाहिए 6। ठीक है ना, 43 गुना 43 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 44 गुना 44 करेंगे तो 4 चौक 16, ये हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। और अगर हम 45 गुना 45 करें तो भी नहीं होगा। हाँ, 46 गुना 46 करें 6 6 36 और 7 7 49 में 9 आ जाएगा और 8 8 64 में 4 आएगा, 9 में 9। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बन गए, या तो 44 का वर्ग हो सकता है या 46 का वर्ग हो सकता है। वो हम आगे चेक करेंगे कैसे कर सकते हैं। यदि हमें 45 की गणना करें तो हम 1936 के लिए 40 और 50 के आधे अंतराल यानी 40 से 45 और 45 से 50 की तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। अब 45 का इसे निकालने का तरीका क्या बताया, कैसे है, अगर मुझे नहीं पता, आपको शायद एक फार्मूला लगता है हमारा ये, हाँ चलो फार्मूला नहीं वैसे लगाते हैं। क्या किया, इसका इसने निकालना था 45 का वर्ग, या तो हम 45 गुना 45 कर दे, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 45 को हम कैसे लिखते हैं 40 जमा में 5। ठीक है, उसके ऊपर वर्ग हो गया, वर्ग का मतलब है 40 जमा 5 को और 40 जमा 5 को आपने गुना किया। पहले ये इससे गुना होगा, कितना होगा 40 40 1600, फिर 40 इससे गुना किया, 4 पंजे 20 200 हो गया। अब 5 जो है इससे गुना करेंगे, जमा 200 जमा 25। जब हमने इनको गुना किया तो हमारे पास कितना हो गया, ये देखो 1600 जमा 400 जमा 25, इनको जोड़ा तो 2025 आ गया। यानी 45 का हमने देखा 2025, हमें किसका निकालना 1936 का, तो इसका मतलब इसका जो वर्ग होगा वो 45 से छोटा होगा, है ना। ठीक है ना, क्योंकि 45 का वर्ग, तो अब हमें ये पता चल गया जो हमारा जो वर्ग है इसका वो 40 और 45 के भी, पहले हमने लगाया था 40 और 50 के बीच में, अब हमने अंदाज़ा लगा दिया 40 और 45 के बीच में है। अब 41 नहीं हो सकता, 42 नहीं हो सकता, बताया था 43 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 44 का गुना करके देख लेंगे। अब क्योंकि सीधा ये गुना करेंगे 4 चौक 16, यहाँ से लगे 4 चौक 16 और 17, इसी तरह 176, 6 7 और 6 13, तो 9 1936 आ गया। तो 1936 का जो वर्गमूल है 44 है। ये हमने निकालने का दूसरा तरीका सीखा। ये जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, आपको अनुमान लगाना है तो उसमें बड़ा काम आ जाता है, और बिल्कुल सटीक निकालना तो हम ये तरीका भी ले सकते हैं, और ये आपको वैसे बहुत काम में आ जाता है कि हमारा किसके करीब आंसर होगा। इससे आगे वाला हम अब अगली वाली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।